एनालिसिस करना चाहते हैं, एनर्जी एनालिसिस, एनर्जी एनालिसिस फॉर ट्रेवलिंग वेव ऑन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। तो आज हम लोग एनर्जी एनालिसिस करना चाहते हैं ट्रैवलिंग वेव पे स्ट्रेच स्ट्रिंग पर। तो स्ट्रिंग इनफाइनाइट लेंथ का होगा, तो इसमें हमसे टोटल एनर्जी तो नहीं पूछेगा, तो फिर हम लोग बात करेंगे कि एनर्जी पर यूनिट लेंथ के बारे में, तो शायद उससे काम बने। और एनर्जी कौन सी, तो चूंकि सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं तो ऑसिलेशन के टाइम पे काइनेटिक एनर्जी तो दिखेगा। और दूसरा कि यदि हम लोग बात करते हैं वायर स्ट्रेट था और उस पे वेव होने पर वो कर्व बना, तो कर्व बनने का मतलब लेंथ बदला, लेंथ बदला मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, उनके भी पर यूनिट लेंथ के बारे में सोचेंगे। तो एनर्जी एनालिसिस करते वक्त, वेव की जब एनर्जी एनालिसिस कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये इनफाइनाइट पे गया हुआ एक वायर है, एक किनारे पर आप हैं जिससे इस वायर को आप जर्क दे रहे थे। तो आप इसको एनालाइज करते वक्त क्या करते हैं कि इससे x डिस्टेंस पर आ गए और x डिस्टेंस पर आकर के एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं dx, और इस dx के लिए सोचना शुरू करते हैं कि इस dx का मास होगा dm, और जो लिख सकते हैं म्यू dx, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ। और इस dx के सबसे पहला एनालिसिस हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी को एनालाइज करेंगे पूरे वायर के लिए, ये तो कहना थोड़ा ऑड है, तो बेहतर क्या है आप ये सोचिए कि काइनेटिक एनर्जी यूनिट पर यूनिट लेंथ को हम एनालाइज करना चाहते हैं, पहला एनालिसिस करना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो एक छोटा सा टुकड़ा चुन लिया है x डिस्टेंस पे जाकर के dx, और उनकी एनर्जी के बारे में हम बात करना चाहते हैं, तो डेल्टा के, और डेल्टा के का इकलौता फॉर्मूला हम जानते हैं, हाफ डेल्टा एम वी पार्टिकल स्क्वायर, और कुछ ज्यादा तो हम जानते ही नहीं। क्योंकि dx टुकड़ा की जो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम सोचेंगे, तो ये पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहा है, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी तो होगा, और यदि काइनेटिक एनर्जी होगा तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, वी वेव वाला भी या पार्टिकल वाला भी, पार्टिकल वाला भी, वेव वाला भी, तो एनर्जी के जाने का स्पीड वो अलग है। अब याद करो कि हम लोगों ने एक रिलेशन देखा है, कौन सा रिलेशन, v पार्टिकल इक्वल्स टू माइनस v इंटू स्लोप डेल y बाई डेल x। याद आया ये रिलेशन, v पार्टिकल इक्वल्स टू वेव का जो वेलोसिटी है, ये वेव जो जा रहा था ये राइट की तरफ जा रहा था v, इसे कह देते थे वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। और याद करो ये जो वेलोसिटी था हमने डिराइव किया हुआ है, v कितना डिराइव किया हुआ है तो वो भी मैं बता देता हूँ। v हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट टी बाई म्यू, ये वेव वेलोसिटी अलग आपने डिराइव किया हुआ है। और पार्टिकल वेलोसिटी आपने ये लिखा हुआ है, या माइनस v इंटू स्लोप, इसे ऐसे भी कह देते हैं। अब यहां देखिए डेल्टा के ई जो है, उस डेल्टा के ई में नेक्स्ट लाइन मैं सोचता हूं, तो डेल्टा के ई में नेक्स्ट लाइन हो जाएगा हाफ इंटू म्यू इंटू डेल्टा एक्स, म्यू इंटू डेल्टा एक्स, मास हो गया डेल्टा एम, और v पार्टिकल के बदले माइनस v इंटू स्लोप, माइनस v इंटू स्लोप, इसका स्क्वायर। और ये स्क्वायर क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर कहते हैं ना, इस वजह से आप देखिए ठीक। अब यहां मुझे बताइए म्यू के बारे में, आप यहां से कुछ मुझे बता सकते हैं म्यू के बारे में। म्यू को लिख सकते हैं वी स्क्वायर टी, याद करिए वी स्क्वायर टी क्यों लिख सकते हैं,
क्योंकि v इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू है, तो म्यू के बदले मैंने लिख दिया वी स्क्वायर टी और साथ में आ गया डेल एक्स, फिर आया वी स्क्वायर और फिर आया स्लोप का स्क्वायर, स्लोप का स्क्वायर। तो यहां से हम लोगों को डेल्टा के ई बाई डेल्टा एक्स पता चल गया, डेल्टा के ई बाई डेल्टा एक्स पता चल गया। ये कितना आ गया, हाफ इंटू टी इंटू स्लोप स्क्वायर। एक बार चेक कर लो, वी स्क्वायर ये जो है, ये वी स्क्वायर म्यू बराबर टी बाई वी स्क्वायर होता है, वहां करेक्शन कर देना प्लीज। ये जो म्यू लिख रहे थे ना, म्यू बराबर टी बाई वी स्क्वायर होगा, म्यू बराबर टी बाई वी स्क्वायर होगा, म्यू बराबर टी बाई वी स्क्वायर और साथ में ये डेल्टा एक्स इंटू वी स्क्वायर इंटू स्लोप स्क्वायर। तो यहां से कैंसिल आउट कौन सा हो जाने वाला है, ये वी स्क्वायर और वी स्क्वायर। तो अपने पास जो डाटा आएगा डेल्टा के ई बाई डेल्टा एक्स हाफ इंटू टी इंटू स्लोप। एक बार मैं और इसे रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिए। ये धागा है और इस पे वेव जाते हुए आपने देखा, ये जा कहां रहा है, टू इनफाइनाइट। आपने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पर चले आए, एक छोटा सा सेक्शन ले लिया dx। इस dx सेक्शन के लिए जो मास था वो dm आपने कैसे सोचा, म्यू dx। और इसका काइनेटिक एनर्जी कैसे सोच रहे हैं, हाफ इंटू डेल्टा m इक्वल्स टू v पार्टिकल स्क्वायर। डेल्टा m कहां से आ जाएगा, म्यू डेल्टा x से, और ये जो है v पार्टिकल हो गया माइनस v इंटू स्लोप, स्लोप था डेल y बाई डेल x, याद करिएगा। और ये रिलेशन हम पहले डिराइव कर चुके हैं, हाफ म्यू के बदले हमने लिखा टी बाई वी स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स इंटू वी स्क्वायर इंटू स्लोप स्क्वायर डेल वाई बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। आप चाहें तो फिर से एक बार लिख सकते हैं, ये वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हाफ टी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर और डेल्टा एक्स को लेफ्ट साइड ले आते हैं, डेल काइनेटिक एनर्जी बाय डेल एक्स। तो यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी को देखा और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो देखा वो क्या आ गया कि जहां ये याद क्या रखेंगे, तो आप या तो ये याद रखिए और ये भी नहीं याद रखें तो याद रखिए कि डेल के ई बाई डेल एक्स जो है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्लोप के, या स्लोप के स्क्वायर के। कहने का मतलब है माइनस को तो आप लेना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि स्लोप का जब स्क्वायर करोगे तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो आपको कम से कम ये याद रखना है, where slope is high, where magnitude of slope is high, kinetic energy per unit length will be high. Where magnitude of slope is high, the kinetic energy delta ke by delta x will also high at that point. Where magnitude of slope is high, the kinetic energy per unit length will also high at that point. आपसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए कि एग्जाम में मुझे दिख रहा है, लेकिन यदि पूछा गया ये कि काइनेटिक एनर्जी कहां ज्यादा होगा इस वेव पे, तो खुद बताइए कि यदि मैं आपसे पॉइंट कह देता हूं ये 1, यहां पर ये 2 और यहां पर ये 3, इन तीनों पॉइंट में कहां पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम दिख रहा है और कहां मैक्सिमम दिख रहा है। तो 1 पे जो है, 1 वाले पे स्लोप क्या दिख रहा है, उस पे बैठ जाओ 1 पे जाके। तो 1 पे बैठोगे तो या तो लेफ्ट या राइट, कहीं स्लाइड में नहीं कर रहा, तो 1 वाला पॉइंट हुआ मिनिमम स्लोप। और नोड वाला, ये एंटी नोड वाला पॉइंट कहलाता है, ये एंटी नोड वाला पॉइंट कहलाता है, और ये नोड वाला पॉइंट कहलाता है जहां वो 0 होता है डिस्प्लेसमेंट। तो नोड वाले पॉइंट पे मैक्सिमम होता है स्लोप मैग्नीट्यूड वाइज, तो वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो आप कहेंगे कि नोड पे काइनेटिक एनर्जी डेल के ई बाई डेल एक्स जो है ये क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा।
और यहां पर जहां स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है, वहां डेल के ई बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा? जीरो। डेल के ई बाई डेल एक्स हो जाएगा जीरो। तो आपने एक दिन एनालिसिस कर लिया और ये आगे के लिए आपको याद हो गया कि स्लोप पे डिपेंड करता है। स्लोप जहां ज्यादा होगा वहां मैग्नीट्यूड वाइज, स्लोप जहां ज्यादा होगा तो नोडल पॉइंट्स पे स्लोप ज्यादा होता है, वहां काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा। एंटी नोड वाले पॉइंट जहां स्लोप आप देख रहे हैं जीरो, वहां काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा? जीरो। क्या एक बार और डिराइव करूं या डेरिवेशन सेट हो गया दिमाग में? और याद किसको रखना है? अब सारा भूलना चाहे तो भूल जाओ, तो कम से कम इसको 5 स्टार करके याद करो। पिछला 3 स्टार बना यार, भूल गए, 5 स्टार कर दो इसे। कम से कम इतना याद रखो कि स्लोप जहां ज्यादा वहां पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ ज्यादा। स्लोप जहां ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ ज्यादा। अब मुझे ये बताइए, काइनेटिक एनर्जी का जब एनालिसिस आप कर चुके, तो दूसरा किस एनर्जी का एनालिसिस करना चाहेंगे? पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। अब ये एनालिसिस जो करेंगे तो रास्ता तो कोई नया मैं लाऊंगा नहीं। हमने जो पढ़े इलास्टिसिटी, उसी आइडिया को फिर से एक बार देखते हैं कि जब हमने फिर से वेव को एनालाइज किया, टू इनफाइनाइट, यहां पर ऑब्जर्वर से सेक कर रहा है, ये प्लस एक्स एक्सिस कह देते हैं। वेव ऐसे जा रहा है, जो आप डिराइव कर चुके हो अंडर रूट टी बाई म्यू, तो मैंने उसे भी लिख दिया। और यहां गौर करिए, फिर से हमने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पर चले आए और एक छोटा सा सेक्शन ले लिया, डेल्टा एक्स। और यहां गौर करो, यदि इसे मैं डेल्टा वाई कहता हूं, तो यहां जो धागे का लेंथ इस समय दिख रहा है जब वेव मौजूद है, ये डेल्टा एल कितना हो जाएगा? अंडर रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। अब मुझे ये बताइए, पाइथागोरस थ्योरम, कोई बड़ा काम नहीं किया। वायर था डी एक्स लेंथ का या डेल्टा एक्स लेंथ का, और वेव जब वहां से गुजर रही है उस समय उसका लेंथ दिख रहा है हमें डेल्टा एल। तो डेल्टा एक्स लेंथ का वायर है और जब वेव गुजर रहा है तो वो डेल्टा एल लेंथ का दिख रहा है। इसका मतलब लेंथ को खींच करके बड़ा किया गया। तो लेंथ को खींच करके बड़ा किया गया। ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहां लिखेंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वर्क डन अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स। मॉलिक्यूलों के बीच में रीस्टोरिंग फोर्स आया होगा जो चाहता होगा कि वायर ना खींचे, जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं। तो जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है वही जमा हो जाता है पोटेंशियल के फॉर्म में। तो यहाँ डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ये वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, या वर्क डन बाय टेंशन, या टी इंटू डेल्टा एल माइनस डेल्टा एक्स। आप मान लो कोई वायर है जो डेल्टा एक्स लेंथ का है और उसको खींच करके उसका लेंथ डेल्टा एल कर देते हो, तो एफ एस, यदि मैं बहुत छोटा लेंथ ले रहा हूं तो फोर्स को कांस्टेंट मान रहा हूं, तो एफ इंटू डी एस करते ना, तो फोर्स है यहाँ टेंशन, और वो जो लेंथ में चेंज हुआ है वही है डीएस, डिस्प्लेसमेंट। फिर से देखो, वर्क डन आप डी डब्ल्यू क्या लिखते, एफ डी एस लिखते। यहाँ उस डेल्टा एक्स के लिए देख रहे हैं, फॉर डेल्टा एक्स सेक्शन ऑफ वायर, फॉर डेल्टा एक्स सेक्शन ऑफ वायर, एफ तो हो गया टेंशन और डीएक्स डीएस डिस्प्लेसमेंट कहां से आया, डेल्टा एल माइनस डेल्टा एक्स। ओरिजिनल लेंथ था डेल्टा एक्स और मैंने खींच के लेंथ को कर दिया डेल्टा एल, तो डेल्टा माइनस डेल्टा एक्स क्या हो गया, वो चेंज, टेंशन ने जो चेंज क्रिएट किया है। और चेंज हमेशा वो टेंशन धागे के लेंथ के अलोंग ही है, तो हमेशा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल मान रहे हैं हम लोग। अब ये याद करो कि ये जो है, यही जो डी डब्ल्यू है, यही हमने कहा कि यही हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये जो वर्क हुआ है।
अब यहाँ पर दोबारा मैंने लिखा ये समझाने के लिए कि आप देख सके, ये फोर्स FDS लिखा गया है वर्क डन के लिए। डेल्टा L हम लिख रहे थे, ये क्या था, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स। ध्यान दीजिएगा, डी डेल्टा एक्स मैं कॉमन लेता हूं स्क्वायर रूट से बाहर, तो यहां पर एक आते दिख रहा है 1 प्लस डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। अब ढूंढते रहो ये 1/2 कहां से आ गया, स्क्वायर रूट कहां चला गया, क्या मैं बताऊं या दिख गया? स्क्वायर रूट के बदले पावर 1/2 आया, और डेल्टा एक्स आपने कॉमन लिया है स्क्वायर रूट में, जबकि वाई के पास था ही नहीं डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स से आपने डिवाइड किया। और अब आप मुझे बताइए कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का नाम कभी सुना है या नहीं, और नहीं सुना है तो ध्यान रखिएगा कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहता है फ्रॉम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस एक्स टू द पावर n को आप लिख देते हो 1 प्लस एक्स टू द पावर होल n को लिख देते हो 1 प्लस nx। और ऐसा कब लिखते हो, जब x का वैल्यू जो हो वो बहुत बहुत छोटा हो 1 से। तो यहां भी देखिए, आपने ये जो 1/2 है वो पकड़ करके बगल में लेते आए, 1/2 वो डेल वाई बाय डेल एक्स का स्क्वायर माइनस डेल एक्स। और आप बड़े इंटरेस्टिंग वे में देख रहे होंगे, डेल एक्स जो है वो 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, और डेल एक्स 1/2 डेल वाई बाय डेल एक्स होल स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा। तो और एक डेल एक्स जो है वो कैंसिल आउट होता दिखेगा इस 1 से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो था आपके सामने डेल पी है, तो डेल पी का जो वैल्यू आ रहा है वो डेल पी का वैल्यू आपके पास आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, डेल एक्स को राइट साइड से लेफ्ट साइड लेते आओ, ये हो जाएगा 1/2 डेल वाई बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर मैंने लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। और आपको ये देख के आश्चर्य होगा, ये वही डाटा है जो डेल के ई बाय डेल एक्स हुआ करता था। तो जिनको डेरिवेशन नहीं याद रहे वो क्या याद रखिएगा कि जहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा वही पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, दोनों के वैल्यू एक जैसे आए पर यूनिट लेंथ। डेरिवेशन बाय चांस मिस कर गया तो क्या याद रखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू हमने देखा था, स्लोप जहां ज्यादा था वहां ज्यादा होता था, पोटेंशियल एनर्जी भी वहीं ज्यादा होगी। सर ये ऐसे ऐसे डेरिवेशन आईआईटी में पूछेंगे, अरे कभी नहीं आता। आपको केवल ये याद रखना है, स्लोप जहां ज्यादा वहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, स्लोप जहां ज्यादा वहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। और ये भी पूरे वायर की बात नहीं कर रहा, पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा। एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उस टुकड़े के बारे में बताएंगे कि जहां स्लोप ज्यादा है और जहां स्लोप कम है। तो जहां स्लोप ज्यादा होगा वहां काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा, वहां पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगा। चूंकि वेव मोशन हम पढ़ रहे हैं, ट्रैवलिंग वेव देख रहे हैं, ऐसा वेव देख रहे हैं जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जा रही है। तो एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, तो पूरे वेव का एनर्जी तो नहीं पूछेगा आपसे। आपने सेक्शन वाइज देखना शुरू किया एक डेल्टा एक्स टुकड़े का, तो डेल्टा एक्स टुकड़े का जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी इंस्टेंट पे, वही उसकी काइनेटिक एनर्जी भी है, 1/2 इंटू टी इंटू स्लोप स्क्वायर, 1/2 इंटू टी इंटू स्लोप स्क्वायर। ध्यान से देखिए, डेल्टा एक्स 1 से जो मल्टीप्लाई होगा वो माइनस डेल्टा एक्स से कैंसिल आउट हो गया, और डेल्टा एक्स जो 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो डेल वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर के साथ बचा रह गया, उसके साथ टी है। अब डेल एक्स को लेफ्ट साइड ले आओ तो डेल पी बाय डेल एक्स हो जाएगा टी इंटू हाफ इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। एक बार और डेरिवेशन बताऊं, ये रिजल्ट याद है सबको? क्या बताया गया रिजल्ट कि डेल के ई बाय डेल एक्स ये बराबर आया है डेल पीई बाय डेल एक्स, और ये आया है हाफ इंटू टी इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर फॉर द ट्रेवलिंग वेव। ट्रेवलिंग वेव on a stressed string, having। अब ये यदि आपके पास आ गया
तो तीसरा एनालिसिस जो यहां करते, वो तीसरा एनालिसिस क्या करते, डेल्टा टोटल एनर्जी बाय डेल्टा एक्स। ये किसके बराबर हो जाता, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाय डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी बाय डेल्टा एक्स। और ये हो जाता, ध्यान से देखिए, हाफ हाफ हट करके टी इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर हो जाता। और ट्रेवलिंग वेव के लिए यदि इक्वेशन हम देखते हैं, ट्रेवलिंग वेव, तो ट्रेवलिंग वेव ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग, तो उसका इक्वेशन तो हमने पहले ही याद करके रखा हुआ है, ए साइन ओमेगा वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब आप कहोगे कि सर ये इक्वेशन यहां नहीं, तो चलो आप चाहो तो अलग से लिख लो। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मुझे टोटल एनर्जी का आइडिया मिल गया है। अच्छा, टोटल एनर्जी एक बार y देख लो, y a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यदि मैं डिफरेंशिएट करूं डेल y बाई डेल एक्स, तो a के साथ कौन आएगा, माइनस के। क्यों, क्योंकि x के साथ वाला कोफिशिएंट माइनस के, और कौन, साइन बदल जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स में। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो आप x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो t को कांस्टेंट मानते हैं, तो साइन बदल गया कॉस में, और x के साथ वाला कोफिशिएंट माइनस के बाहर आ गया प्रोडक्ट में, और आप इसका स्क्वायर करने वाले हैं। तो आपको टोटल एनर्जी का जो वैल्यू है वो क्या दिख रहा है, t इंटू ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब मुझे बताइए, ये काइनेटिक एनर्जी फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है या बदलने वाला वैल्यू दिख रहा है, कांस्टेंट वैल्यू दिख रहा है या बदलने वाला वैल्यू दिख रहा है। तो बदलने वाला वैल्यू है, तो आपसे पूछेगा क्या, जब तक आप बताओगे तब तक तो एनर्जी बदल जाएगी। टाइम डिपेंडेंट है, तो आपसे पूछा भाई काइनेटिक एनर्जी बताओ इस डेल्टा एक्स सेक्शन का, और जब तक आप बोलना शुरू करते हो तब तक तो बदल गया, कितनी बार बदल गया पता भी नहीं चला। तो बेहतर क्या होगा, क्या ये एनर्जी बोलना बेहतर होगा या एवरेज एनर्जी बोलना बेहतर होगा, एवरेज एनर्जी। अच्छा चलो ये बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना, मिनिमम वैल्यू कितना, भाई कॉस स्क्वायर थीटा है तो -1 तो होना नहीं है, तो बताओ जल्दी, कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना, मिनिमम वैल्यू कितना, 0, तो एवरेज वैल्यू कितना, तो 0 और 1 का एवरेज 1/2, मूर्खों वाला आइडिया। और आप गणितज्ञों वाला आइडिया लगाओगे तब भी यही आना है, आप ज्यादा अकल नहीं लगाइए, पहुंच जाइए सीधे सीधे डेल्टा टीई बाई डेल्टा एक्स का एवरेज वैल्यू देख रहे हैं, तो लिखने का भी ये ऐसे ब्रैकेट दे देना, मतलब ये एवरेज वैल्यू की बात कर रहा है। और राइट साइड वाला चेक करो क्या क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा को तो कर दो 1/2, और नीचे लिख लेना सिंस एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज 0 + 1/2, उससे ये आ गया। और ऊपर में था क्या, अब तो मैं वही भूल गया, एक तो था टी, और क्या क्या था यार, ए स्क्वायर के स्क्वायर, और कोई था, कॉस स्क्वायर थीटा गायब भी हो गया। अच्छा ये भी देखो, आप एक पॉइंट और जानते हो, v इक्वल्स टू √t/μ, तो t बराबर आपको पता चल जाएगा म्यू v स्क्वायर। और इसके अलावा एक और पॉइंट जानते हो, k इक्वल्स टू ω/v। इन सारे आइडिया को उठा के डाल देते हैं ये टोटल एनर्जी का जो एवरेज वाला वैल्यू है उसके पास, तो हाफ इंटू म्यू वी स्क्वायर इंटू ω²/v², ए स्क्वायर छूट रहा है शायद, ए स्क्वायर इंटू, और यहां चेक करो कौन कैंसिल आउट हो गया, ये v स्क्वायर। तो आपको ये एवरेज वैल्यू दिखने लगा टोटल एनर्जी का डेल्टा एक्स के लिए। अच्छा अब एक स्टेटमेंट और आएगा, यदि वेव की बात करेंगे तो वेव का मतलब हुआ एनर्जी का फ्लो करना। जैसे रिवर में वाटर को फ्लो करता देखते हो, तो आप ये गंगा नदी के किनारे खड़े होकर ये थोड़े ना पूछोगे कि गंगा नदी में बताओ पानी कितनी है और कहां से कहां तक, तो इसका मतलब है वहां ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा बताओ यहाँ फ्लो का रेट क्या है, पर यूनिट टाइम कितना पानी है मेरे सामने से गुजरकर लेफ्ट से राइट जा रही है या राइट से लेफ्ट जा रही है किसी फ्लो में।
तो अब मुझे बताओ कि वेव में क्या पूछना ठीक रहेगा, कि यहां एनर्जी बता दो या यहां एनर्जी के जाने का रेट बता दो। और एनर्जी का रेट क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है। तो किसी वेव में 7 स्टार आइडिया है पावर। एनर्जी बहुत कम है, चांस पूछे, पर यूनिट लेंथ हमने देखा, पोटेंशियल, काइनेटिक, टोटल। लेकिन मैंने क्या कहा, एवरेज एनर्जी देखा, क्योंकि वो सारे बदल रहे थे, तो मैंने एवरेज पे चला आया और वो बता दिया आपको। और अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ये काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल और टोटल एनर्जी, एवरेज, यहां तक चले आए। अब यदि मैं बात करता हूं एक टर्म पावर, ये रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ये एवरेज टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम। ध्यान से देखना, डेल्टा टी का जो एवरेज का वैल्यू होगा और अपॉन डेल्टा टी, याद करिए डेल्टा टी का वैल्यू लिख रहे हैं, लेकिन आपके पास पिछले पेज पे है डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स को राइट साइड भेज देता हूं मैं, और आ जाएगा 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, साथ में एक डेल्टा एक्स, और ये नीचे डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी बदल गया वी में, 1/2 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसे हमने कह दिया पावर, एवरेज पावर, क्योंकि एवरेज एनर्जी बाय एवरेज पावर कह देते हैं, एवरेज पावर, एवरेज एनर्जी बाय टाइम, एवरेज एनर्जी, एवरेज टोटल एनर्जी बाय टाइम। ये पावर एवरेज का वैल्यू पता चल गया। तो पावर एवरेज बार बार लिखने से अच्छा है सीधे पी लिख देते हैं और इसे ही याद रखते हैं। ये जो फॉर्मूला आया इसे 5 स्टार फॉर्मूला कहते हैं। ये है वो एनर्जी के प्रोपगेशन का रेट, 1/2 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, 1/2 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, 1/2 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, 1/2 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको आप यदि इसको 5 स्टार फॉर्मूला कह रहे हो तो इसको याद करना है, बाकी पीछे वाले यदि भूल भाल गए तो चलेगा। सर उस पे भी तो आपने 3 स्टार दिया था, तो 3 स्टार मैंने केवल बीच में एक जगह दिया स्लोप बताने के लिए। तो स्लोप जहां ज्यादा वहां पर यूनिट लेंथ जो एनर्जी होगा वो काइनेटिक चाहे पोटेंशियल चाहे टोटल ज्यादा। अब पावर आने के बाद एक टर्म और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ बोलो। अब यहाँ पर ये डेल्टा एक्स का आइडिया लो, तो किस तरफ है डेल्टा एक्स, अप एंड डाउन या लेफ्ट एंड राइट। डेल्टा एक्स, एक्स किधर लिया है, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट और राइट की मतलब यार राइट की तरफ आप आगे बढ़ना, पर यूनिट टाइम के बारे में जब बात करोगे तो वो किसका वेलोसिटी है, पार्टिकल तो उधर नहीं जा रहा। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी वेव का वेलोसिटी है, और डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जो आएगा वो पार्टिकल का वेलोसिटी आएगा। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी यहाँ नहीं है, क्या है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को हमने क्या कहा, वेव वेलोसिटी, वो अंडर रूट टी बाई म्यू वाला वेलोसिटी। ये जो पावर आ गया एवरेज पावर, इसको 5 स्टार कर दो, 1/2 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। भी मटेरियल की प्रॉपर्टी हुआ करता है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो आपने देखा ये एक टर्म, उसके बाद आता है एक नया टर्म इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ, ये जब भी बात करेंगे तो इंटेंसिटी हो जाता है एवरेज पावर बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
ऑफ वायर। ये इंटेंसिटी जो हो गया एवरेज पावर 1/2 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मान लो पाई आर स्क्वायर कह देते हो वायर का एरिया। यहां देखना एक वायर है, वायर का रेडियस मैंने कह दिया आर, लेंथ कह दिया एल, मास कह दिया एम, डेंसिटी कह दिया रो। तो मास कैसे लिखते थे? तो म्यू लिखते थे मास पर यूनिट लेंथ। मास कैसे लिखते थे? पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू रो, इस तरह लिखते थे। ये एल और एल कैंसिल आउट हो गया। तो आप पहले भी देख चुके हैं कि म्यू किसके बराबर होता था? पाई आर स्क्वायर इंटू रो। तो याद करो, म्यू बाय पाई आर स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हो आप? रो। तो म्यू बाय पाई आर स्क्वायर से हमें क्या पता चल जाएगा? रो। 1/2 रो डेंसिटी मटेरियल का जिसका वायर बना है वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया, इसको 7 स्टार कर दो। और हमें लगता है कि इतना भी याद रखने में आलस आता है। तो यदि इतना भी आलस आए याद रखने में, तो आप 9 स्टार फॉर्मूला कर दो, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। बाकी सारे भी यदि आप चाहते हैं कि ना, मुझे तो लगता है, शक है कि भूल जाएगा। ये मास पर यूनिट लेंथ वाला आइडिया क्या एक बार और समझा दूं अलग से? ये पिछले टर्न पे भी आया हुआ है। म्यू इक्वल्स टू लिखते थे एम बाई एल, और एम लिखते थे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से दोनों तरफ डिवाइड करो। तो म्यू बाय पाई आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा रो के बराबर। एल एल तो वैसे ही कट चुका है। आप इसके आगे इससे भी इंपॉर्टेंट यदि एक लाइन ध्यान रखना चाहते हैं, देखिए पावर आपने याद किया, पावर एवरेज क्या, और उससे भी पहले डेल्टा के ई बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा पीई बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू आपने कह दिया 1/2 इंटू टी इंटू स्लोप का स्क्वायर। उसके बाद पावर एवरेज आ गया 1/2 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और फिर इंटेंसिटी आ गया 1/2 रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और इनमें सब कुछ को भूलना चाहें तो इन सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई इज प्रोपोर्शनल टू ये ए जो एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये इसको 9 स्टार 12 स्टार कर दो। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। और वैसे भी सोचो यार, पानी में हल्का एक छोटा कंकर डालते हो तब जो एनर्जी जाता है, तब जो रिपल बनता है, तब जो उनका एम्पलीट्यूड है वो फील करो, रिंग जो बना उसकी हाइट। और एक बड़ा पत्थर गिराने पे फील करो, तो बड़ा पत्थर से ज्यादा एनर्जी दिया होगा तो ज्यादा ऊंचा वेव बनेगा वहां। ज्यादा ऊंचा वेव बनने का मतलब है वो जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है, ज्यादा एम्पलीट्यूड होने का मतलब है ज्यादा इंटेंसिटी है। और सोचो जहां आपने छोटा कंकर गिराया होगा वहां जो रिंग बना होगा, और जैसे जैसे वो दूर गए होंगे तो वही एनर्जी ज्यादा बड़े रिंग पे बटा है, ज्यादा बड़े रिंग पे बटा है, तो एनर्जी ज्यादा बटने के कारण पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वाला एनर्जी कम हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि इंटेंसिटी कम होती जा रही है, एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम दूर भाग रहे हैं सोर्स से दूर। जैसे मैं बोलता हूं तो मेरे नजदीक में जो हो उनके पास जो साउंड की इंटेंसिटी है, और जो दूर में है उनके कानों में जो साउंड की इंटेंसिटी फील आएगा, क्या एक जैसा होगा? अलग अलग जगहों पे वो अलग अलग फील आएगा। तो इंटेंसिटी के मीनिंग को समझ न रहे हो तो जनरली हम कहते हैं कि एम्पलीट्यूड यदि कम होगा तो इंटेंसिटी कम होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा। आइडियल कंडीशन में तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि एम्पलीट्यूड में कोई बदलाव नहीं हुआ, इनफाइनाइट तक धागे पे वेव चला गया। लेकिन यदि रियल लाइफ की बात करें तो बहुत तरह के रेजिस्टेंस के कारण वो जो एम्पलीट्यूड होता है, वेव जहां आपने क्रिएट किया और जो बहुत दूर गया, तो उसकी एम्पलीट्यूड क्या होती जाएगी? कम। तो फिलहाल हमने ये जो पेज अभी आपके सामने है, इन पे जो जो फॉर्मूले आप देख रहे हैं इनको दिमाग में सेट कर दो, और उसके बाद एक कंफ्यूजन मैं डालता हूं आपके दिमाग में। आपके हिसाब से जहां
इस धागे को देख लो और इस पे बताओ, ये धागा है और इस धागे को आपने ऑसिलेट किया और इस धागे पे वेव को जाते देखा। एक सेक्शन मैं 1 ले रहा हूं, एक सेक्शन 2 ले रहा हूं और एक सेक्शन ये 3 ले रहा हूं। 1 और 3 पे काइनेटिक एनर्जी का क्या ख्याल है आपका? 0, स्लोप 0। और 2 पे मैक्सिमम। अरे यार, हम लोग तो ये सोच रहे थे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल मिनिमम, और पोटेंशियल मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक मिनिमम। एसएचएम में तो ऐसा ही कुछ देखा था। तो क्या एसएचएम में एनर्जी कहीं जा रही थी? एनर्जी तो रुका हुआ है सिस्टम में, लेकिन यहां वेव है, यहां एनर्जी जाएगा। तो यदि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाए एक ही जगह पे बैठे बैठे, तो फिर आगे कौन जाएगा? तो इसका मतलब है कि यहां किस पे एनर्जी मैक्सिमम है? तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ यहां जो है ये क्या है? मैक्सिमम। और वेव, ध्यान से देखिए, जब शेक किया जा रहा होगा धागे को, तो आपको क्या ये याद आ रहा है कि ये अपना पोजीशन बदलता रहता है, नोड एंटी नोड? आपको लगता है कि नहीं कुछ चल करके जा रहा है? ये जो नोड, जो आप नोड देखते हो, ये शिफ्ट होता है, मींस एनर्जी इज ट्रांसमिटेड, एनर्जी इज ट्रांसमिटेड। यदि ये नोड शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब है एनर्जी आगे बढ़ रहा है। तो नोड देखो ना, पहले यहां था और बाद में ये ब्लू कलर वाला पॉइंट हो गया नोड। वो धागे पर जब आप जर्क देते हो तो लगता है या नहीं कि कुछ चल करके जा रहा है? वो चल करके क्या जा रहा है? नोडल पॉइंट शिफ्ट होता है। और नोडल पॉइंट शिफ्ट होता है तो नोड पे ही एनर्जी है, और वो आगे बढ़ा, मतलब मीडियम में एनर्जी आगे बढ़ा। एक लफड़ा आएगा, एक परेशानी आएगी आगे चल करके। कोई पूछ देगा आपसे कि एक वेवलेंथ में कितनी एनर्जी है वायर पे एवरेज। अब एक वेवलेंथ में एनर्जी कितनी है वायर पे ये पूछेगा तो हमने तो उसके लिए कोई काम ही नहीं किया। सर मैं इंटीग्रेशन जानता हूं। अरे छोड़ो इंटीग्रेशन, दूसरा रास्ता देखो। एक पाइप से यहां से एनर्जी फ्लो कर रहा है 6 जूल पर सेकेंड। एक टाइम पीरियड में ये जितना दूर जाएगा ये होगा v इंटू टी, जिस वेलोसिटी से वो बाहर आया। और ये एक टाइम पीरियड में जितना दूर जाएगा वही वेवलेंथ कहलाता है। तो एक वेवलेंथ में कितना एनर्जी होगा ये कैसे हम पता करेंगे? एक वेवलेंथ में कितना एनर्जी होगा? तो इतने दूर में जो एनर्जी निकल करके फैला है, ये जो एनर्जी है, ये जैसे पाइप से पानी फ्लो होता वैसे ही सोच लो सोर्स, और सोर्स से एनर्जी निकल के आगे जा रहा है। एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना भेजा जा रहा है? दैट इज एवरेज पावर। वो कितना है? 1/2 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो एक टाइम पीरियड में टी टाइम में कितना एनर्जी निकल करके पाइप से गया होगा? तो पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम हो जाएगा एनर्जी। पावर इनटू टाइम क्या हो जाएगा? एनर्जी। तो आपसे यदि कहता है कि एक वेवलेंथ में कितना एनर्जी होगा, एक वेवलेंथ का मतलब पावर इनटू कैपिटल टी या 1/f फ्रीक्वेंसी है। या फिर आप कहते हो आधे वेवलेंथ में कितना होगा, तो पावर इंटू t/2। या कहते हो 1/4 वेवलेंथ में कितना होगा, तो पावर इंटू t/4। तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करो, एक पर्टिकुलर लेंथ में कितनी एनर्जी है एवरेज, वो आपको पता चल जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। ये एनर्जी एनालिसिस का खास एक तरीका हुआ। आप तो मुझे ये इस डायग्राम में बताओ फिर से एक बार कि कहां पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6। कहां कहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम दिख रहा है? 2 4 6 पे। और कहां कहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम दिख रहा है? 2 4 6। कहां कहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम दिख रहा है? 2 4 6। कहां कहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम दिख रहा है? 1 3 5। और कहां कहां पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दिख रहा है? तो ये आइडिया समझ में आ गया। जहां नोड है वहां स्लोप ज्यादा, वहां एनर्जी ज्यादा। स्लोप का स्क्वायर है, इसलिए माइनस प्लस वाले स्लोप में अंतर मत करना। स्लोप का स्क्वायर होने के कारण सारे नोड वाले पॉइंट, ये पॉइंट है इसे नोड कहते हैं। ये जो पॉइंट है एन से शो कर देते हैं। और ये वाले जो पॉइंट होते हैं इनको एंटी नोड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एंटी नोड। और इन्हें कह देते हैं नोड।
तो ये जो बीच वाले पॉइंट जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम दिख रहा होता है वो सारे एंटी नोड है। तो एंटी नोडल पॉइंट्स पे मिनिमम एनर्जी है और नोडल पॉइंट्स पे मैक्सिमम एनर्जी है, और ये नोडल पॉइंट शिफ्ट होगा, मतलब एनर्जी एक तरफ से दूसरे तरफ जाए। यहां सारी कहानी आपको बताई गई है एनर्जी को लेकर के। ये था एनर्जी एनालिसिस।